मैं कृष्ण कुमार तिवारी, प्रवक्ता फिजिक्स, भानी देवी गोयल, सरस्वती विद्यालय कॉलेज झांसी से। सब्जेक्ट फिजिक्स, कक्षा 11। पिछले टर्म पर मैंने प्रकृति के मूल बलों के बारे में बताए थे, जिसमें से कुछ और भी निम्नलिखित हैं। अगला टॉपिक है दुर्बल नाभिकीय बल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण होता है दुर्बल नाभिकीय बल लघु पराशवर अर्थात लगभग 10⁻⁻16 मीटर में कार्यरत आकर्षण बल है। सेकंड पॉइंट, दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बल से निर्बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से 1026 गुना प्रबल होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये बल भी आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट, दुर्बल बलों के क्षेत्र का फील्ड पार्टिकल न्यूट्रॉनों हैं। नोट, सबसे प्रबल नाभिकीय बल, इससे कम विद्युत चुंबकीय बल, इससे इस ग्रेटर देन दुर्बल नाभिकीय बल, FC गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्रबल नाभिकीय बल प्रकृति में पाए जाने सबसे अधिक प्रबलतम तथा गुरुत्वाकर्षण बल निर्बलतम बल है। पांचवा पॉइंट, निर्बल क्षीण नाभिकीय बल कुछ मूल कणों के बीच बोसान कणों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। नोट, अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी मूल बलों की उत्पत्ति का कारण किसी विशेष अभिलक्षण कण का विनिमय होता है। प्रकृति में मूल बलों का तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार है। पहले पॉइंट में सीरियल नंबर, सेकंड में बल का नाम, तो अपेक्षित प्रबलता, पराश जिनके बीच कार्यरत रहते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, अपेक्षित प्रबलता जिसकी 1 होती है, पराश जिसकी अनंत होती है तथा विश्व के सभी पिंडों के बीच ये कार्यरत रहते हैं। सेकंड, विद्युत चुंबकीय बल, इसको FE सफिक EM से प्रदर्शित करते हैं। अपेक्षित प्रदर्शित 37 होती है, पराश इसकी अनंत होती है, आवश्यक कणों के बीच कार्यरत होता है। तीसरा, प्रबल नाभिकीय बल, इसे FH से प्रदर्शित करते हैं। इसकी अपेक्षित विद्युतशीलता 10⁻39 होती है। ये लघु पराश बल है, 10⁻−15 मीटर तक के बीच कार्यरत रहता है। यह है न्यूक्लियनों तथा भारी मूल कणों के बीच कार्यरत रहता है। दुर्बल नाभिकीय बल, अपेक्षित विद्युत 10⁻26, अति लघु पराश बल 10⁻−16 मीटर, कुछ मूल कण अगला पॉइंट है संरक्षी बल से क्या समझते हो? कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? किसी बल द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु के केवल प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है तथा उनके बीच के पथ पर नहीं, तो बल संरक्षी बल कहलाता है। जैसे स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल आदि संरक्षी बल है। सेकंड है असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से क्या समझते हो? इसकी परिभाषा निम्नलिखित होती है। यदि किसी बल द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं के साथ साथ उनके बीच के पथ पर भी निर्भर करता है, तो यह बल असंरक्षी बल कहलाता है। जैसे घर्षण बल, श्यान बल असंरक्षी बल है। तीसरा होता है केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स। इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच कार्यरत बल की दिशा उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, तो वह बल केंद्रीय बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल आदि केंद्रीय बल है। अगला टॉपिक भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। भौतिकी का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसमें हम अत्यंत सूक्ष्म नाभिकीय दूरियों से लेकर अत्यधिक विशाल खगोलीय दूरियों का, नाभिकीय क्रियाओं से लेकर खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाएं
विभिन्न बलों के द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिसमें कुछ भौतिक राशियां समय के साथ परिवर्तित होती हैं, जबकि कुछ और अन्य भौतिक राशियां कुछ निश्चित शर्तों के अंतर्गत समय के साथ नियत अर्थात अचल रहती हैं। इन राशियों को प्रकृति की संरक्षित राशियां कहते हैं। इनका संरक्षण कुछ नियमों के अंतर्गत अर्थात अधीन होता है, जिन्हें संरक्षण नियम कहते हैं, जो कि कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला मूल संरक्षण नियम है विद्युत आवेश संरक्षण नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तीसरा होता ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चौथा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। पांचवा होता है संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। छठवां होता है न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो ये हुए 6 संरक्षण नियम। इसमें से पहला है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम प्रकृति के मौलिक नियमों से एक है। इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया सकता है। इस नियम के अनुसार आवेश ना तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही कभी भी नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे जब हम कांच की छड़ को रेशम से जब कांच की छड़ को रेशम से लगाया जाता है, तो कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है तथा दोनों पर उत्पन्न आवेश का परिमाण समान रहता है। इस प्रक्रिया में कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अतः कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन देने के कारण धनावेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, और इस प्रकार दोनों पर एक समान रूप से आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा नेट आवेश शून्य ही रहता है। नेट आवेश शून्य ही रहता है और रगड़ने के पहले भी दोनों पर नेट आवेश शून्य ही था। सेकंड, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी संरक्षी बलों के अधीन गतियों के लिए वस्तु की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा नियत रहती है। जैसे गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ पिंड है, इसकी स्थित ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा में पिंड के गिरते समय निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब किसी निश्चित ऊंचाई से जैसे कोई पिंड नीचे की ओर गिरने लगता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, और जब पिंड पृथ्वी के गिरने से जस्ट पूर्व स्थिति में होता है, तो उसकी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी होती है। अर्थात पृथ्वी पर गिरने के ठीक पूर्व पिंड की कुल ऊर्जा एज ए गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है, किसी ऊंचाई के निश्चित बिंदु पर कुल ऊर्जा स्थित ऊर्जा के रूप में रहती है, तथा निश्चित ऊंचाई के ऊपर के बिंदु तथा पृथ्वी के तल के बीच अन्य किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा दोनों ऊर्जाओं के योग के रूप में रहती है। इस प्रकार जब किसी पिंड को किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर फेंका जाता है, तो भी उसकी कुछ कुल ऊर्जा नियत रहती है, तथा पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई निश्चित वाले ऊंचाई पर फेंका जाता है, तो भी इसकी कुल ऊर्जा नियत ही रहती है। थैंक यू।